हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM, शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स की डिफिनेशन आप लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। एनी काइंड ऑफ पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। वही बेसिक डिफिनेशन है, लिख लीजिए। एनी काइंड ऑफ पुल और पुश is known as force, is known as ओके। और फोर्स से आप जानते हो बेटा, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको हम मोशन में कर सकते हैं, यदि कोई मोशन में है तो उसको हम रेस्ट पे ला सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो। बाय अप्लाइंग फोर्स if object is at rest, then it will be in motion, ओके। हम फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है तो उसको मोशन में कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं फोर्स के द्वारा? फोर्स को ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। तो लिख लो, स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है एंड स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन ऑफ motion can be changed, okay। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिख लो बेटा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, ओके। हम बाय अप्लाइंग फोर्स ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और यहाँ से एंगल है थीटा, ओके। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन कंपोनेंट होंगे बेटा? आप जानते हो कि इसका एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो देखो, एफ कॉस थीटा जो लगने वाला फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, राइट। और एफ साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। समझ में आ गया ना? तो इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ओके। तो नोट कर लो, ये जो कंपोनेंट है स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये कंपोनेंट चेंज द डायरेक्शन को चेंज करेगा।
और फोर्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो डिफॉर्म हो सकती है। डिफॉर्म का मतलब उसकी शेप एंड साइज को आप चेंज कर सकते हैं यदि वो रिजिड नहीं है, ठीक है ना। इफ इट इज नॉट रिजिड, यदि आपका ऑब्जेक्ट बेटा रिजिड नहीं है तो उसकी आप शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, इसके डेफिनेशन और फोर्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे। ओके, यूनिट जानते हो बेटा आप, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन। और ये यूनिट आप जानते हो फार्मूला क्या होता है फोर्स का, F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा तो इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये यूनिट हो गया बेटा। ये यूनिट आपकी SI यूनिट है। कैसी यूनिट है बेटा, SI यूनिट है। ओके, ये तो ना, ये SI यूनिट सीजीएस सिस्टम में फोर्स के यूनिट को हम बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम। तो हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या टाइम। चलिए ये देखते हैं आपका न्यूटन और डायल में क्या रिलेशन होता है। देखिए 1 न्यूटन तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमें इसको सीजीएस में चेंज करना है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 के पावर 3, 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायन लिख देंगे, डायन, ठीक है। इसलिए 1 न्यूटन में कितना डायन होता है बेटा, 10 टू द पावर 5 डायन। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन। नोट कर लो। एक लास्ट, इसके हम डायमेंशन फार्मूला की बात कर लेते हैं बेटा। डायमेंशन फार्मूला, आप जानते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो उसका यूनिट पता होना चाहिए या उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपके सामने है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो मास का हो गया आपका m, एक्सेलरेशन का होता है LT के पावर -2। डायमेंशन हो गया बेटा MLT के पावर -2, MLT के पावर -2। नोट कर लो। चलो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स की। टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट जो है हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास की प्रॉपर्टी की वजह से लगता है, ठीक है ना। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स आप ऐसे कह सकते हो कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और आप जानते हो वो फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, mg के इक्वल होता है, राइट। तो नोट कर लो बेटा, इट इज ड्यू टू virtue of masses, it is due to virtue of
ठीक है, मास की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो मास है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास है m1, दूसरे का मास है m2, उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं F = कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स के बारे में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप जान जाओ कि ये फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पे आपका G क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नोट कर लेते हैं। ये आपका अर्थ है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ बहुत ही कम हाइट पे एक मास है, तो ये जो है अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। किस फोर्स से खींचेगा बेटा, आप जानते हो mg से। यदि इस ऑब्जेक्ट का मास m है और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा, F = हो जाएगा बेटा आपका mg। तो ये था बेटा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, सेकेंड टाइप है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो टाइप के फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और एक मैग्नेटिक फोर्स। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और ये आपका जो फोर्स होता है वो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से होता है बेटा, ठीक है ना। देखो, इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सरफेस पे जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे ही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। एट कांटेक्ट, ये फोर्स कहाँ पे होगा बेटा, जहाँ पे आपका दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट, एट कांटेक्ट। ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, राइट। It can be attractive and repulsive and or repulsive।
तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से, और जहाँ पे कांटेक्ट होगा दो ऑब्जेक्ट का वहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसको ऐसे लिख लो, ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। चलो बेटा, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहला जो आपका फोर्स होता है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, देखिए आइए आपको मैं समझाता हूँ नॉर्मल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है और इस सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास है m, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है, और उसी को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल फोर्स, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और आपका जानते हो mg किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। और जितना नॉर्मल फोर्स ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे लगाएगा। अभी हम इस फ्री बॉडी डायग्राम में मैं इसको बता दूंगा आपको। फिलहाल तो आप जानते रहो इतना कि नॉर्मल फोर्स होता है जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और ये इसका जो नेचर होता है हमेशा पुशिंग नेचर। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पुश करेगा, राइट। तो इसके बारे में लिख लो, ये जो फोर्स होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज पुशिंग, ऑलवेज पुशिंग, एक नोट करो बेटा। नेक्स्ट टाइप है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टेंशन। टेंशन, टेंशन जो है हम स्ट्रिंग में भी पढ़ेंगे और रॉड में भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग से कोई ब्लॉक जो है बांध दिया गया है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी क्या बेटा, स्ट्रिंग है। और आप स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को हम मासलेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होता। तो देखिए इसका mg जो है नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही mg इसको नीचे की तरफ खींचेगा वैसे ही इसमें ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा बेटा, और उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पुल करेगा कि पुश करेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पुल करेगा बेटा, ठीक है ना। और इसलिए इस केस में जो आपका टेंशन है वो पुलिंग इन नेचर है। एक मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ऐसे ब्लॉक को रख रखा है, पकड़ के रखा हुआ है आपने, ये आपकी स्ट्रिंग है, और जैसे ही आपने ब्लॉक को छोड़ा तो क्या स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगी, नहीं, ये ब्लॉक जो है नीचे गिर जाएगा। ये ब्लॉक कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि ये तो पुल तो कर रहा है इस केस में, लेकिन यहाँ पे पुश नहीं कर रहा। यदि ये पुश कर रहा होता तो ये ब्लॉक क्या होता, ऐसे ही खड़ा रहता। समझ में आया। तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग होता है वो ऑलवेज पुशिंग होता है, पुलिंग नहीं होता है बेटा, राइट। तो लिख लीजिए, टेंशन इन स्ट्रिंग इज
always pulling, never pushing. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको रॉड के बारे में बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने, ठीक है, इस सरफेस से आपने रॉड से किसी ब्लॉक को जो है आपने यहाँ पे लगा रखा है, ये रॉड है आपका। तो आप जानते हो कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन से फोर्स से? mg से। जैसे ही इसको mg फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगा, वैसे ही इस रॉड में ऊपर की तरफ, ठीक है, टेंशन आ जाएगा और ये इस केस में इसको क्या कर देगा? पुल कर देगा और ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, राइट। देखिए अब मान लीजिए कि हमने इस रॉड को ऐसे लगा दिया और ब्लॉक को ऐसे लगा के छोड़ दिया, तो आप देख रहे हो कि इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ये क्या करेगा? रॉड जो है ऐसे यहाँ पे टेंशन लगा देगा। इस केस में ये पुश कर रहा है और इस केस में क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, ठीक है ना। इस केस में क्या कर रहा है? आपको पुश कर रहा है। तो एक बात आप समझ गए कि रॉड जो है वो पुश भी करता है और पुल भी करता है। तो लिख लीजिए बेटा, रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश। Rod can pull as well as push. Okay. नेक्स्ट टाइप है आपका स्प्रिंग फोर्स। इसमें जो थर्ड पॉइंट है बेटा आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग जो है ये मान लीजिए अपने नेचुरल लेंथ पे है, हमने इससे एक ब्लॉक m लगा रखा है और इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो जैसे हम इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे, खींचने के बाद छोड़ेंगे, तो वापस से अपने इसकी टेंडेंसी होगी कि अपने नेचुरल लेंथ में जाने की, राइट। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट था x, इसको आगे खींचा, राइट। तो एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि वापस से इसको किधर ले जाएगा? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएगा। कहाँ ले जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इस केस में क्या कर रहा है ये ब्लॉक? इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए आपने ब्लॉक को ऐसे खींचा तो एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ला रहा है, राइट। और आगे देखिए, यदि हम इस ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस कर दें, ठीक है, इसको ऐसे दबा दें, ठीक है। मान लीजिए आपने x डिस्टेंस को दबाया, तो क्या छोड़ने के बाद ये यहीं पर रहेगा कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा? अब बोलोगे सर ये वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इस तरफ किया तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रहा है, राइट। और इसी को हम क्या करते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है k इंटू एक्स। क्या होती है बेटा? k इंटू एक्स, राइट। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो आप देख रहे हो कि स्प्रिंग जो है पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है बेटा, ठीक है। तो स्प्रिंग
can pull as well as push. इस केस में आपका पुल कर दे रहा है, इस केस में आपका पुश कर दे रहा है बेटा, ठीक है। तो स्प्रिंग पुल भी करता है और पुश भी करता है, स्प्रिंग फोर्स। चलो आगे फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स। आज का लेक्चर तो थ्योरेटिकल ही बेटा, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मान लीजिए कि ये आपका कोई सरफेस है, सरफेस का ये रेस्ट पे है और यहाँ पे ब्लॉक M है और इसकी वेलोसिटी है, राइट। तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इस ब्लॉक का इसके रिस्पेक्ट में मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, आप बोलोगे सर इस तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है जहाँ पे कांटेक्ट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्रिक्शन के लिए आपका सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा, रफ सरफेस होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स will act in tangential direction of surface at contact, जहाँ पे कांटेक्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं हिंदी में, घर्षण करते हैं, राइट। इसके बारे में भी एक चैप्टर है, अभी फ्रिक्शन चैप्टर आएगा तो उसमें वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ तक इतनी बात नोट कर लो, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, नॉर्मल, और सेकेंड पढ़ा बेटा आपने टेंशन, थर्ड क्या पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स, और फोर्थ क्या पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे बेटा, आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड टाइप है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, राइट। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, राइट, वो फोर्स कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चूंकि ये चार्ज है तो यहाँ पे जो इनके बीच का फोर्स लगेगा बेटा, कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, Q1 Q2/r², ठीक है। इसके बारे में अभी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ, तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप जानते रहिए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो लिख लीजिए एक्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। और ये जो फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। देखिए ये डिनोमिनेटर में है, आर है, डिस्टेंस है, राइट। यदि ये स्मॉल वैल्यू होगी तो फोर्स कितना होगा, बड़ा होगा। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स,
it acts only if separation is approximately equal to 10 to the power minus 15 मीटर या फर्मी ऑर्डर। 10 टू द पावर माइनस 15 क्या बोलते हैं बेटा? एक फर्मी, वन फर्मी, राइट। और इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल रहता है। रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो आपका न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल रहता है, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा ये था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। और ये शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, और ये फोर्स का जो नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। और ये सेपरेशन जो है, जो ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का होता है। और इस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस क्या रहता है? इसकी मतलब न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, ठीक है ना। नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप है बेटा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इट इज द फोर्स existing between elementary particle it is the force existing between elementary particles which are responsible for certain process to take place at low probability, ठीक है। It is the force existing between elementary particles which are responsible for certain processes to take place at low probability। बेटा इसका एग्जांपल लिखते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। आपने रेडियो एक्टिव डीके का नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिव डीके, और उसमें जो आपका बीटा डीके होता है, वहाँ पे आपका ये जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है, राइट। न्यूट्रॉन का क्या होता है बेटा? डिसइंटीग्रेशन होता है, इसमें न्यूट्रॉनों में। आइए मैं उसका आपको एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन जो होता है वो चेंज होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है इसका न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या क्या बोलते हो बेटा? बीटा माइनस। क्या करते हो बेटा? बीटा माइनस। प्लस एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी मैं न्यूट्रिनो साथ बोला होगा, बट यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो और प्लस एनर्जी, ठीक है। तो जो ये न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, ये किस फोर्स की वजह से हो रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। और वापस से डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई दिया है। इट इज़ द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन प्रोसेसेस टू टेक प्लेस एट लो प्रोबेबिलिटी, राइट। और इसका एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डीके या बीटा डीके, और मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया एनर्जी, ये आपकी एनर्जी। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बेटा अच्छा लगा हो। और मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर में सिर्फ थियोरेटिकल बेस जो टॉपिक थे उसको कवर किए, लाइक फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।